हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, बड़ी सोच से छोटे कारोबार की बात करना चाहते थे। जहां उद्यमियों से बातचीत हुई है, वहीं हमारा मानना है कि छोटे कारोबार की समस्याएं, दिक्कतें, उनकी चुनौतियां, अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक हम उनकी परेशानियों को सुलझाने के लिए उनको वर्गीकृत या क्लासिफाइड नहीं करेंगे। उनके अलग अलग विभाग की क्या समस्याएं हैं, जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। अस्थायी छोटे कारोबारी, जैसे ये तो हमने उद्यमियों से बात कर ली, लेकिन अस्थायी छोटे कारोबार वाले जैसे फेरी वाले हैं, हमारे खोमचे वाले हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, ठेले वाले हैं, हाट लगाने वाले हैं, साप्ताहिक सब्जी मार्केट वाले हैं, साप्ताहिक बाजार वाले हैं, और स्थायी छोटे कारोबार वाले जिनकी अपनी स्थायी गुमटी या टपरी दुकानें व छोटे कारखाने गैराज हैं, उनकी हम लोग बात करना चाहते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की असली ताकत यही है। इससे 6 करोड़ लोग और परिवार जुड़े लोग हैं। बड़े बड़े कारखाने की तो बात हो ही रही है, हम लोग करेंगे भी, और उसको पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है उसके तहत तो जोड़ेंगे। लेकिन हमारी ताकत है छोटा दुकानदार, छोटा कारीगर, दूध सब्जी बेचने वाला, फल वाला, कुल्फी वाला, मूंगफली वाला, कोई लोहार, कोई सुनार, कोई बिजली वाला, कोई हार्डवेयर वाला, कोई परचून की दुकान वाला, कोई मिठाई वाला, और यहाँ पर पेठे वाला, कोई समोसे कचौड़ी चाट वाला, कोई दाल मोट वाला, कोई पेठे वाला, मोची भाई, पंचर बनाने वाला, चाय वाला, बुनकर कारीगर। ये यूपी के रीढ़ है, यूपी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये 6 करोड़ से ज्यादा परिवार इन्हीं छोटी दुकानों, ठेले और खोमचों से अपना घर चलाते हैं। 6 करोड़ परिवार जुड़े हैं, इसलिए इनकी बात करने के लिए आए और उनकी जो समस्याएं हैं। लेकिन जो हम लोग देखते हैं कई बार, सालों से जो देखने को मिल रहा है कि ठेला हटाओ सामान उठा लो, हफ्ता दो वरना चालान मिलेगा, कागज बनवाओ तो चक्कर काटो, बैंक लोन मांगो तो धक्के खाओ, वारिस आई तो कमाई बंद, और बिजली गई तो दुकान बंद। अब बहुत हुआ, अब सरकार हटाने नहीं बसाने आएगी। इसलिए अब सरकार हटाने नहीं बसाने आएगी, इसीलिए उजाड़ना बंद हो, बसाना शुरू हो। कागजी झंझट खत्म करेंगे, हफ्ता वसूली और डर का अंत होगा। हफ्ता वसूली पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर हमें वेंडर सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू करनी होगी तो वो भी करने का काम करेंगे, और वीडियो सबूत भेजने पर 48 घंटे में एफआईआर होगी। क्योंकि आजकल मोबाइल सबके पास है, तो हम लोग उसको वीडियो सबूत मानेंगे। बाजार में तैनात कर्मचारी को लिए बॉडी कैमरा अनिवार्य करेंगे। बारिश में भी कमाई का सहारा कैसे हो, उस दिशा में काम करेंगे। बारिश में भी कमाई जारी रहे, उसके लिए काम करेंगे। जून में, अगस्त में मानसून सहायता राशि सीधे खाते में भेजेंगे, क्योंकि कई बार मानसून में उनका कारोबार नहीं चलता, काम नहीं होता, उनके घर परिवार कैसे चलेंगे, उस दिशा में हम लोग फैसले लेंगे, पॉलिसी बनाएंगे। कम लागत पर मौसम बीमा कराने का काम करेंगे। वर्ग वाले ठेलों पर विशेष सब्सिडी देंगे। जो छोटे छोटे काम हैं उनको बढ़ावा कैसे दिया जाए। डिजिटल दुनिया होती जा रही है, तो कई बार जो छोटे कामगार हैं उन पे डिजिटल दुनिया की बराबरी का मौका देंगे। डिजिटल से डर नहीं होगा उनको, हम लोग मदद करेंगे। सफाई और सम्मान, क्योंकि उन इलाकों में बहुत गंदगी हो जाती है, और सम्मानजनक दृष्टि से भी नहीं देखते सम्मान कैसे हो। बिना गिरवी के लोन उपलब्ध कराया जाएगा। बिजली की समस्या का समाधान होगा, बिजली कटौती का समाधान। ऑनलाइन कारोबार से मुकाबला करने के लिए उन्हें और
ट्रेनिंग या और सहायता दी जाएगी। बुनकर, कारीगर और कलाकार का सम्मान, सही दाम। हर जिले में जो ओडीओपी है, लेकिन इस सरकार ने बजट नहीं दिया है और बहुत सारी असुविधाएं पैदा की हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, जो छोटा व्यापार या दुकान, सबके चेहरे पे आए मुस्कान, सोने की चिड़िया सा चहके, फिर से हमारा हिंदुस्तान, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। बड़े ऐप्स की मनमानी पर रोक करेंगे, जीएसटी और लाइसेंस की परेशानी को खत्म करने का काम करेंगे, किराएदार से मालिक बनाने का सपना पूरा करने का काम करेंगे। टैक्सी चालकों का जो संघर्ष है, उसमें उनको सुविधाएं कैसे मिले, मदद कैसे मिले। ई टैक्सी पर 1.5 लाख तक सब्सिडी दी जाएगी। मुफ्त चार्जिंग सुविधाएं, क्योंकि ई गाड़ियों का बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। हुनर बढ़ेगा तो भविष्य बदलेगा, उस दिशा में काम करेंगे। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, आईटीआई वगैरह को और स्ट्रेंथन किया जाएगा। बड़ों को बनाओ, छोटों को मिटाओ, ये सरकार की योजना है। बड़ों को बढ़ाओ, छोटों को मिटाओ, ये सरकार कर रही है। बड़ों को और बड़ा बनाओ, बड़ों को और बड़ा बनाओ, बड़ों के कहने पर नीतियां बनाओ। मैन्युफैक्चरिंग की जगह ट्रेडिंग को बढ़ावा दो। बड़े लोगों से सीधा चंदा लो, बड़े लोगों के मुनाफे में अपना कमीशन जोड़ दो। ये सरकार काम कर रही है। आज की सरकार की जो व्यापारिक नीति है, मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूं। आजकल जो सरकार की नीति है व्यापार की, बड़ों को और बड़ा बनाओ, बड़ों के कहने पर नीतियां बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग की जगह ट्रेडिंग को बढ़ावा दो, बड़े लोगों से सीधा चंदा लो, बड़े लोगों के मुनाफे में अपना कमीशन जोड़ दो। इससे महंगाई बढ़ेगी, मांग कम होगी, छोटा कारोबार अनप्रॉफिटेबल होकर बंद हो जाएगा। क्योंकि छोटा कारोबार अगर अनप्रॉफिटेबल हुआ तो वो कारोबार बंद हो जाएगा। कारीगर को मजदूर बनाना चाहती है सरकार। हमारे जिन पे हुनर है, जिन पे काबिलियत है, जो मेहनत और खून पसीना बहाते हैं, उसको ये सरकार कारीगरों को मजदूर बनाने चाहती है, जिससे वो परिश्रमिक पर ही निर्भर हो जाए और उनकी कारीगरी का लाभ कोई और बिचौलिया उठाने में आ जाए। जमाखोरी को बढ़ावा देकर दाम बढ़ाकर काम कमाओ, ज्यादा कमाओ। जमाखोरी को बढ़ावा देकर दाम बढ़ाकर कमाओ। बिचौलिया बिजनेस का एक पूरा तंत्र खड़ा कर दो, ये बीजेपी कर रही है। टैक्स और अकाउंट का ऐसी आतंकी वातावरण बना दो कि छोटा कारोबारी डर के मारे अपना काम ही छोड़ दे। एक बार जीएसटी के चक्कर में पड़ गया कोई, और इस तरह का इन्होंने मकड़ जाल बनाया है कि टैक्स और अकाउंट का ऐसा आतंकी वातावरण बना दो कि छोटा कारोबारी डर के मारे अपना काम ही छोड़ दे और मजदूर बन जाए। सरकारी तंत्र को इतना भ्रष्ट बना दो कि छोटे व्यापारी की सारी बचत वो खा जाए और छोटा व्यापारी व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोच ही ना सके, मतलब धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाए। ये सरकार की पॉलिसी है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जब तक छोटे कारोबारी को हम मदद नहीं करेंगे, बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भाजपा सरकार के 10 साल आगरा में, ये सरकार हर साल अपना उत्सव मनाती है और अभी 12 साल मनाए। किसी भी पेट्रोल पंप पे आप जाओ तो 12 साल कैसे लगेंगे आपको? और अगर 20% एथेनॉल न मिलाया होता तो बताओ आपकी जेब से कितना पैसा सरकार निकाल लेती। और सरकार कहती है हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। जब विश्व गुरु बनने का मौका मिला तो मौका खो दिया। जिस तरह सरकार पाकिस्तान में चली गई थी बिना किसी सूचना, बिना किसी प्रोटोकॉल के, तो अगर हमारे प्रधानमंत्री इजराइल के बाद ईरान में हवाई जहाज उतार देते तो न वार होता, न आज हमें डीजल, पेट्रोल और गैस इतनी महंगी खरीदनी पड़ती, न खाद की भी संकट आता। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आगरा में पिछले 10 साल में इस सरकार ने लगभग 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। आगरा में पिछले 10 साल में इस सरकार ने लगभग 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। 2017 में 2090 थे यहां पर प्राइमरी स्कूल, आज 1637 प्राइमरी स्कूल बचे हैं।
तो बताइए लगभग 500 प्राइमरी स्कूल आपके आगरा में बंद हो गए हैं। ये है उसका ग्राफ। और कहीं गलत हम बोल रहे हो तो जरूर हमारे पत्रकार साथियों हमारे खिलाफ चलाना। हम पीडीएफ भेज देंगे सबको, हम पीडीएफ भेज देंगे इसकी सबको। और जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, जो स्वास्थ्य है जिसमें हमारा गरीब निर्भर करता है, आसपास के लोग भी यहां पर इलाज कराने आते थे। ये जो एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्र थे, जो हमारे एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्र थे यहां पर आगरा में 14, जो स्थानीय निकाय द्वारा संचालित एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्र थे 14 थे 2017 में, आज केवल 4 चल रहे हैं। बताइए आप, पहले जो स्वास्थ्य केंद्र थे आगरा में 2017 में थे 14, अब कितने जीरो हो गए बताइए, शून्य। बताइए, सब स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए। और मैं तो कहूंगा कि आप जाइए, जन स्वास्थ्य आगरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 2017 में 25 थी। जो स्वास्थ्य केंद्र से पीएससी जो चल रहे थे, जहां गरीब अपने पास इलाज पा सकता था, जो आगरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 2017 में 25 थी, अब 18 कर दिए, 7 ये खा गए। इसी तरह आगरा में निजी एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 354 से बढ़ा करके 167 हुई है। निजी 1100। अब आप देखिए, प्राइवेट को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो अब बताओ गरीब का इलाज कैसे होगा। पहले 354 थे 2017 में, और 2024 के आते आते 1168 हो गए। बताइए आप, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो इलाज देने हैं, छोटे बड़े अस्पताल। ये इसलिए, और क्राइम में भी, क्राइम देख लीजिए आप, दलितों पर सबसे ज्यादा इसमें बढ़ा है। जो आंकड़े सरकार के कहते हैं, दलितों पे उत्पीड़न बढ़ा है, महिलाओं पे अपराध बढ़े हैं, और भाजपा के झूठे वादे, ये सब उनके झूठे वादे हैं। अखबार की, आपकी न्यूज के साथ झूठे वादे हैं, अखबार की कटिंग के साथ। ये 2-4 में दिखा रहा हूं, वरना तो बहुत सारे हैं। इनके मंत्रियों के अगर आप देखोगे, और इनके सरकार के जो वादे थे, आप पे सब रिकॉर्डेड होंगे वादे। कि यमुना रबर चेक डैम बनेगा, झूठे वादे। डबल इंजन की भाजपा सरकार में यमुना पर रबर डैम बनाना, बैराज बनाना, बजट आया, पैसा लैप्स हुआ, और आखिर में प्रोजेक्ट ही रद्द हो गया। ये प्रोजेक्ट समाजवादी सरकार में था, ये चेक डैम बनाने का, रबर डैम बनाने का, वो भी खत्म हो गया। जो बजट दिया था 350 करोड़ रुपए, वो खत्म हो गया। अखबारों की न्यूज भी लगाई है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी दूसरी दुनिया के आदमी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, हमें कोई शिकायत नहीं इस पर, लेकिन उनकी मां जीजाबाई, उनके भी सोने की प्रतिमा लगाएंगे इसमें। जब कभी भी इस म्यूजियम में कोई आएगा तो सबसे पहले मां को देखेगा वो। और ये वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनने जा रहा था। ये मुगल म्यूजियम तो नाम था, और मुगल म्यूजियम नाम इसलिए भी था क्योंकि उस समय की बनाई हुई चीजें, और जो हिंदुस्तानियत है जिसमें हमने एक दूसरे को सिखाया है। मान लीजिए कारोबार था, कारीगर थे, आर्किटेक्चर था, खाना था, पहनावा था, कुछ हमने सीखा, कुछ उन्होंने सिखाया। यही हमारे हिंदुस्तान की असलियत है, और वही हिंदुस्तानियत का सेंटर बनने जा रहा था। और दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर को हम लोग लेके आए थे, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। वो वैसा ही का वैसा खड़ा होगा, नाम बदल दिया, 3 वर्ष से काम बंद है। और हम लोगों ने, वो भी सब अखबारों की कटिंग आप लोगों की है, आप लोगों की न्यूज वगैरह हैं जो आप लोगों ने समय समय पर चलाई। नोटबंदी का असर आगरा की लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री पर बड़े पैमाने पर झटका लगा था। वो नंबर्स हैं, ये सब आपको पीडीएफ में दे देंगे कि किस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी के केवल आगरा में मिलाकर 10,000 फुटवेयर निर्माण इकाइयां थीं, जो अब कम हो गई हैं। अब कम हो गई हैं। सोचिए, 30 से 35% आबादी फुटवेयर इंडस्ट्री के निर्भर थी। 5 लाख लोगों को रोजगार देता था,
अब उस पे भी संकट छा गया है इनकी सरकार में। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, मेट्रो, अस्पताल, इलाज, एम्बुलेंस, 100 नंबर गाड़ी, साइकिल हाईवे, बाइसिकल हाईवे, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, न जाने कितनी सुविधाएं समाजवादियों ने दी। आने वाले समय में आगरा का ताजमहल जिस तरीके से दुनिया में जाना जाता है, आगरा शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों पे जाम न लगे, कंजेशन न हो, टूरिस्टों को सुविधाएं मिले, टूरिस्टों के लिए और अपने यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनानी पड़े, फूड के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनानी पड़े, स्किल डेवलपमेंट, स्किल बढ़ाने के लिए नई तरीके से काम करना पड़े, एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए अगर हमें विशेष पैकेज देना पड़ेगा तो अपने कारोबारियों को बढ़ावा देने का काम करेंगे। सर, आज ही भूपेंद्र चौधरी ने आगरा में सरकार के 12 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया है और कहा है कि व्यापारियों के हित के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। जैसे ही समाजवादियों का इंडिया विजन का कार्यक्रम होता है, उनके मंत्री निकल पड़ते हैं और कभी उनसे पूछना उन्हें कौन सा विभाग मिला है। इतने बड़े नेता थे, उन्हें विभाग मिला सूक्ष्म, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, विभाग को सूक्ष्म, उससे भी छोटा विभाग है सूक्ष्म, और तब मिला जब बजट ही नहीं उस विभाग में। तो आप सरकार से पूछिए कि आपने 500 प्राइमरी स्कूल क्यों बंद कर दिए, बताओ आप बताइए, प्राइमरी स्कूल क्यों बंद कर दिए आपने, सरकारी पीएससी क्यों बंद कर दिए, आप प्राइवेट को बढ़ावा देने के लिए जिससे आपकी जेब में भी कमीशन आ जाए, आपने 300 से लेकर के 1000 आपने प्राइवेट अस्पताल खुलवा दिए। इससे पता चलता है कि आपकी सरकारी संस्थाएं बिल्कुल ठप हैं। आपने सरकारी मेडिकल कॉलेज और सरकार के जितनी भी संस्थाएं थी स्वास्थ्य को देखती थी, वो सब ठप कर दी आपने। योगी जी ने साफ कहा है कि 2017 से पहले क्या हालत है प्रदेश के और आज क्या है। आप सपा प्रमुख पहले अपने युवाओं को देख लें, आप अपने चेले चपाटों को संभाल लें, ये बड़ी बात कही। 2017 से पहले हमारे पत्रकार भी नहीं जानते थे कि कोई योगी जी कोई हैं। आप सच बताओ, जानते थे? और आप पता करना आगरा कब आए थे वो, आगरा वाले तो जानते नहीं थे कि कोई योगी जी भी हैं। तो 2017 से पहले उनकी ही पहचान नहीं थी कोई। आप अपने दिल पे हाथ रखो, आप दिल पे हाथ रखो कि बताओ 2017 से पहले आप जानते थे, बताओ। चेहरा बता रहा है, यहां कोई नहीं जानता था। और अपने गुरुओं को कौन संभालेगा? सर उन्होंने चेले चपाटी का, देखिए उस विषय को मैं छेड़ना नहीं चाहता हूं। देखिए उस विषय को इसलिए नहीं छेड़ना चाहता हूं कि देश में नकारात्मक पॉलिटिक्स करने का किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी है। और हजारों करोड़ रुपए वो इस बात के लिए खर्च करते हैं कि नकारात्मक किसी की छवि कैसे खराब की जाए। और अगर आप लोग भी ईमानदारी से अगर कोई खबर चला दें तो एफआईआर दर्ज आप पे हो जाएगी। यहां पत्रकार साथी जानते होंगे, उनको अपमान भी हो जाता है, अपमानित भी कर देते हैं लोग, और नहीं मानते आप दिखा दो सच। मैं कहूंगा यहां पर कोई भी प्रतिष्ठित चैनल हो, एक एक अस्पताल में जाए, आप बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज, सबसे पहला मेडिकल कॉलेज, उसकी हालत क्या कर दी। समाजवादी सरकार में जो बिल्डिंगें बनाई थी उसकी भी दुर्दशा क्या है, बताइए आप बताइए। 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए इन्होंने, 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, इसका मतलब कितनों की नौकरी छीन ली, बताओ आप। जब आज नीट का संकट है या परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, बच्चे नौकरी चाहते हैं, नौजवान नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है और भविष्य बनाना चाहता है, देश को और आगे बढ़ाना चाहता है, तब आप पेपर लीक करने, पेपर लीक इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना है नीट में, अपने गैंग के लोगों को नीट करवानी है। इनका पुराना इतिहास रहा है कि ये इसी तरह से पेपर लीक कराते हैं। मैं अगर आप और हम लोग ये जानते हैं कि जब हम देखते हैं कि टॉपर कौन है क्लास का, तो उसके नंबर के आधार पर हम कहते हैं कि क्योंकि इसने 100 में से 100 नंबर मिले हैं या इतने सब्जेक्टों में 100 नंबर मिले हैं, इसकी वजह से ये टॉपर है।
अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े इनके देखें तो सबसे ज्यादा उत्पीड़न इनकी सरकार में दलितों का हो रहा है। सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार इनकी सरकार में हो रहा है। और जो बुलडोजर चले हैं वो पीडीए के लोगों पे चले हैं। जो फेक इनकाउंटर हुए हैं वो भी पीडीए के लोगों पे हुए हैं। तो इन्हीं के खुद के आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज्यादा खराब व्यवस्था है। समाजवादी सरकार में डायल 100 शुरू हुई थी कि 10 मिनट में 5 मिनट में कोई पहुंच जाए, वहां पे पुलिस मदद करने पहुंच जाए। उनकी गाड़ियां इन्होंने छीन ली पुलिस के लोगों की। जो हेड कांस्टेबल गाड़ियों से चलते थे उनकी गाड़ियां छीन ली। बताइए आप। ये जो विजन इंडिया है, क्या चीज? बंगाल का ईवीएम जला दी गई सर, पश्चिम बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी को और इनकी सरकार में अगर जमीन खाली करानी है तो झोपड़ियों में आग लगा देते हैं। जमीन खाली करानी हो, पहले लखनऊ में लगी, फिर गाजियाबाद में बहुत महत्वपूर्ण जगह पर लगी, कई शहरों में लगी। ईवीएम की में और उस बिल्डिंग में आग लगने का मतलब है कि कोई राज था जो ये राज को जग जाहिर नहीं होने देना चाहते थे। और मैं आज फिर कहता हूं, बंगाल में जो कुछ हुआ है दीदी के साथ, आज चाहे उनके सांसद उन्हें छोड़ के जा रहे हों, हम तो ये कहते हैं आपके पीछे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा दो, आपका चैनल बंद हो जाएगा। आज बताओ आप खुद बताओ, आप खुद बताइए। आपके चैनलों के मालिकों के खिलाफ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगी, बताओ मालिक बदल गए कि नहीं बदल गए? बताओ, बोलो, मालिक बदल गए कि नहीं बदल गए? सब जानते हैं। तो ये जो दीदी हारी नहीं है, दीदी को हराया गया और पुलिस फोर्स लगा के हराया गया। इलेक्शन कमीशन क्या देख रहा है? इलेक्शन कमीशन क्या देख रहा है? ये मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि पीडीए का महत्व और तब बढ़ जाएगा जब प्रेम, दया और अपनापन के साथ हम लोगों से मिलेंगे। जितना पीडीए के लोगों के बीच में प्रेम, दया, अपनापन से मिलेंगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। सर विजन इंडिया, सर 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 पहले आप बताओ सवाल क्या है? राम मंदिर में चोरी नहीं हुई है, चढ़ावा में चोरी हुई है। इतने बड़े अखबार हो, क्यों ऐसा नहीं करते हो पत्रकार भाई? नहीं, सवाल सही पूछा है। देखिए, अरे एक मिनट, मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चढ़ावे की चोरी की बात की है। अब आप देखिए, चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद करके आपस में बातचीत कर लें, और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है। 27 का चुनाव, ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ, हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वहां कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर लो, प्रभु श्री राम के सामने अपने आप कोई चढ़ावा फिर लग जाएगा।